वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं। आज है अध्याय 7 किशोर अवस्था की ओर। इससे पहले हमने आगे के 6 अध्याय जो हैं उनकी वीडियो भी अपलोड करी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलते हैं आगे। तो ये यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देख के ये जो तालिका है वो भरना है। तो ऊपर दिए गए चित्रों को देकर नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों का सहारा लेकर सारणी पूर्ण करने का प्रयत्न करें। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, युवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो किशोर अवस्था का नाम क्या है? किशोरावस्था। अवस्था की अवधि 11 से 18 वर्ष। शारीरिक परिवर्तन, बालकों में शारीरिक विकास होता है और बालिकाओं में जननांग विकसित हो जाते हैं। फिर शिशु अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक यह अवस्था रहती है। बालक, शिशु रेंगना और बालिका चलना प्रारंभ कर देती हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक यह अवस्था रहती है। इसमें बालकों का मानसिक विकास होता है और बालिकाओं का भी मानसिक विकास होता है। युवावस्था 16 से 18 तक, इसमें है बालिकाओं में गर्भाशय अंडाशय का विकास, बालाना प्रजनन और बालाना। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यौवनारंभ के दौरान आवाज़ में परिवर्तन खालिस्तान के आकार में वृद्धि के कारण होता है। तो यह स्वर यंत्र के आकार में वृद्धि के कारण होता है। दूसरा, खालिस्तान ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो पीयूष ग्रंथि। प्रश्न तीसरा, मधुमेह शरीर में खालिस्तान की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण। चौथा, खालिस्तान थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो गॉइटर रोग जो होता है वह थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। पांचवा है, मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कायांतरण। प्रश्न दूसरा, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला, किशोरावस्था की अवधि है तो किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष। दूसरा, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 23 जोड़े। और अगर हम सिंगल की बात करें तो 46। तीसरा है, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है? तो नमक की मात्रा को संतुलित करने के लिए एड्रिनल ग्रंथि। सामान्यतः यहाँ पे थायराइड ग्रंथि भी हो सकता है। तो आप इसे आंसर को एक बार चेक ज़रूर कर लें अपनी पाठ्य पुस्तक में। फिर है, सामान्यतः किशोरावस्था में किशोर के लिए सर्वोचित आहार क्या है? तो रोटी, दाल और सब्जियाँ। रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दाल से प्रोटीन और सब्जियों से हमें अन्य मिनरल्स और विटामिन्स। फिर है प्रश्न पांचवा, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो वह कहलाते हैं गुणसूत्र। अति लघुत्तरीय प्रश्न, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूंछें निकल आई कि देखने को मिला। पहेली बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनिन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहा जाता है। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। प्रश्न दूसरा, किशोरावस्था की आयु अवधि क्या है? तो इसमें दिया गया था 11 वर्ष से प्रारंभ होती है, 18 तथा 19 वर्ष तक। किशोरों को क्या कहा जाता है? टीनेजर्स कहते हैं। प्रश्न चौथा, किशोरों में लड़कों में होने वाले कोई दो परिवर्तन? तो हल्की दाढ़ी मूंछों का आना, दूसरा जनन क्षमता का विकास। प्रश्न दूसरा, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन या पदार्थ। प्रश्न तीसरा, एड्स नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस, ह्यूमन HIV नामक वायरस विषाणु द्वारा होता है। प्रश्न चौथा, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए। तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन
और मादा में प्रोजेस्टेरोन। प्रश्न 5वां, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6वां, मुझे एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है, उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़की को देखा था जिसका गला बहुत फूला एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि से ग्रसित है और किसका क्या कारण है? तो उत्तर, लड़का गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका परिपक्वता इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। प्रश्न 7वां, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व का स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना ही चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अवधि अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना चाहिए। प्रश्न 8वां, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो पीयूष ग्रंथि से आता है वृद्धि हार्मोन, दूसरा अग्नाशय ग्रंथि से आता है इंसुलिन हार्मोन, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि से आता है एड्रेनालिन हार्मोन और फोर्थ थायराइड ग्रंथि से आता है थायरोक्सिन हार्मोन। प्रश्न 9वां, है इसका किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो पहला है शारीरिक आकृति में परिवर्तन। लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों के अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठित दिखाई देती हैं। लंबाई वृद्धि, इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 वर्ष की आयु तक लड़के व लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं जो अनुवांशिक जीन पर निर्भर करती है। तीसरा, श्वेत एवं तेल ग्रंथियां में वृद्धि, किशोरावस्था में इनका स्राव बढ़ जाता है जिससे कुछ व्यक्तियों में चेहरे पर मुहासे आदि हो जाते हैं। चौथा, स्वर में परिवर्तन। लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वच्छ उच्चारत्व वाला होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज़ भर्राने या फटने लगती है। पाँचवां, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। किशोर अधिक स्वतंत्र तथा सचेत होते हैं, इस समय सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों के दोनों की लंबाई एक आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। तो आयु दी गई है वर्षों में 0, 4, 8, 12, 16, 20। तो लड़के लंबाई कितनी रहती है अधिकतम? 53 सेंटीमीटर, लड़कियों की 53। 4 साल में 96 सेंटीमीटर, लड़कियों की 92 सेंटीमीटर। 8 साल में 114 लड़कों की और 110 लड़कियों की। 12 साल में 129 सेंटीमीटर और 133 सेंटीमीटर। 16 साल में 150 सेंटीमीटर और 100 दोनों की 150 सेंटीमीटर। फिर आते 20 साल में 173 सेंटीमीटर और यहाँ पे 165 सेंटीमीटर ही। तो ये हम इस प्रकार ग्राफ बना लेंगे। एक साइड लेंगे हम लंबाई सेंटीमीटर में और एक तरफ उनकी एज लेंगे। तो 50, 70, 90, 110, 130 और 4 साल में और 8 साल का करके एक लाइन हम लड़कों के लिए लेंगे और एक लाइन लड़कियों के लिए। तो 4 से मिलाते हुए बिंदु रख देंगे, जैसे कि 4 वर्ष में कितना है? 96 और 92। तो 4 से जब हम लेके जाएंगे ये, तो 96 यहाँ पे आता है। ये दोनों रेखा यहाँ पे मिलती है तो ये एक बिंदु यहाँ पे रख जाएगा। और इनका है 92। अच्छा, ये 92 था और अगर 4 से 96 लेना है तो थोड़ा सा ऊपर, तो ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ये यहाँ पे बिंदी रख देंगे। इस प्रकार हम डबल लाइन का ग्राफ खींच लेंगे। फिर इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हमें इस ग्राफ से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है, परंतु 4-8 वर्ष के अंतराल में लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और 18-12 वर्ष के अंतराल में लड़कियां लड़कों से ज़्यादा लंबी होती हैं। दूसरा, किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान होती है? तो 16 वर्ष तक पहुँचते दोनों की लंबाई समान हो जाती है। तीसरा, किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है? तो 16-20 वर्ष की आयु में लड़की और लड़कों की लंबाई में अधिक अंतर है। क्या हुआ है यहाँ पे? लंबाई लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से अधिक हो जाती है। द्विगुत्री प्रश्न, क्या कारण है कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चारत्व वाला होता है जबकि
जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। स्पष्ट कीजिए। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है। इसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। तो एडम्स एप्पल जो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो ग्रंथि जो है जो बढ़ जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। स्वर यंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है एडम्स एप्पल ग्लैंड है ना, इसको ये ग्लैंड जो है, अगर आप चाहें तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उससे ज़रूर उसी से डायग्राम बनाइएगा। फिर है 11वां संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो ये है इस प्रकार 2 चित्र दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे युग्मक आता है एक्स वाई और मादे से एक्स। जब एक्स का एक्स के साथ फ्यूज़न होता है तो डबल एक्स जब बनता है तो ये मादा कहलाती है, और जब एक्स का वाई के साथ फ्यूज़न होता है तो एक्स वाई नर। ये भी आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। ये इस प्रकार पुरुषों में होते हैं जो जनन गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, और महिलाओं में एक्स एक्स। ये फिर एक्स वाई में बढ़ जाएंगे, ये एक्स एक्स में बढ़ जाएंगे। फिर इनका जब फ्यूज़न होगा, जब एक्स एक्स आएगा तो पुत्री होगी, एक्स वाई आएगा तो पुत्र, एक्स एक्स आएगा तो पुत्री, और एक्स वाई आएगा तो पुत्र। तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। फिर इसका फिर थ्योरी दी गई है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते गुणसूत्र हैं, एक्स तथा वाई गुणसूत्र वाले। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो मादा शिशु में विकसित होता है, और जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो नर शिशु विकसित होता है। प्रश्न 12वां, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए? तो उत्तर, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, अतः इस किसी भी किशोर का आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। रोटी से हमें क्या मिल जाता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल से भी, दाल से हमको विटामिन मिल जाते हैं, सब्जियों से हमको अन्य जो मिनरल्स हैं और विटामिन से वो मिल जाते हैं। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। लौह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, आंवला इत्यादि किशोर के लिए बेहद अच्छे खाद्य हैं। इनमें दूध, मांस एवं दालें भी वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा एवं शक्कर जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट 1 है आपका, आपने मित्रों का समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके पिछले दिन नाश्ते, दोपहर के भोजन में एवं रात्रिकालीन भोजन में खाया गया। तो मित्र का नाम, नाश्ते के लिए खाद्य पदार्थ, तो अमर दूध दही खाया उसने नाश्ते में, और दोपहर में रोटी और रात्रि में दाल चावल। रोहित ने नाश्ते में इडली ली, दोपहर में चावल, रात्रि में पनीर की सब्जी। आयुष ने नाश्ते में पोहा और पानी पूरी ली, दोपहर में खिचड़ी और रात्रि में भी खिचड़ी ही ली। फिर कमल ने सूजी उपमा लिया नाश्ते में, और दोपहर में रोटी, रात्रि में रोटी दाल। राजू ने फल और चिप्स लिए नाश्ते में, दोपहर में दाल चावल और रात्रि में दूध रोटी। तो उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो समुचित वृद्धि के लिए दूध, अनाज, दालें, यहाँ पे हरी सब्जियाँ वो भी हमको ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप अपने से लिखिए, दूध, अनाज, दालें, हरी सब्जियाँ। उपरोक्त सारणी में कौन कौन से जंक फूड है जिनका आपके द्वारा आपके मित्र द्वारा सेवन किया गया? तो जंक फूड कौन कौन से हैं? पानी पूरी, चिप्स, इडली यहाँ पे नहीं होगी, पानी पूरी, चिप्स और बस पानी पूरी, चिप्स, बस इडली आप काट दीजिएगा। फिर प्रोजेक्ट 2 HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र में पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लिख लिखिए। तो एड्स एक महामारी है जो HIV नाम के खतरनाक वायरस के कारण होती है। एड्स का अभी तक कोई उपचार, इलाज नहीं है, बचाव ही इसका उपचार है। संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं ये बताना है। तो संक्रामक रोग है जुकाम, यह फैलने के माध्यम संपर्क द्वारा। संपर्क यानी कि अगर कोई व्यक्ति को जुकाम है, अगर उसके आसपास घूमते हैं या फिर उसकी छुई हुई वस्तु को हम भी टच कर लेते हैं, फिर उन्हें अपने मुंह या नाक में लगा लेते हैं, तो इस प्रकार संपर्क द्वारा रोगाणु के प्रकार विषाणु के द्वारा होता है यह। और रोकथाम, दूरी बना कर रखें, मतलब उनके संपर्क में ही ना जाएं तो हम भी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर दूसरा खसरा, ये भी संपर्क द्वारा होता है, इसका भी जो रोगाणु का प्रकार है वो विषाणु है। और रोकथाम, दूरी बना कर रखें। चेचक, यह भी संपर्क द्वारा ही फैलता है, रोगाणु का प्रकार है विषाणु और दूरी बनाकर ही रखना उपयुक्त है। फिर है निमोनिया, तो दूषित हवा के कारण यह हो जाती है दूषित, धूल भरी।
तो रोगाणु के प्रकार हैं, जीवाणु के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण। और यहाँ पर रोकथाम के लिए क्या करना है, ये थोड़ा क्लियर नहीं है। 5वां हैजा दूषित भोजन के कारण होता है। दूषित या हम नदी मेलों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो बाहर का खुला भोजन जिसमें धूल वूल पड़ती रहती है, मक्खियाँ बैठती रहती हैं, है ना, तो दूषित हो जाता है वो भोजन। असंतुलित भोजन कहना चाहिए, वो दूषित भोजन करने से यह फैलता है। और रोगाणु का प्रकार यहाँ पे भी जीवाणु है। और भोजन को हमें ढक कर रखना चाहिए, है ना, ऐसे भी बाहर भी खुला सामान नहीं खाना चाहिए। फिर 25 दूषित जल और भोजन के कारण होता है। इसका जो रोग कारक है वह है प्रोटोजोआ। और उबला पानी पीना चाहिए। और निमोनिया के लिए हमें क्या करना चाहिए, गंदगी ना करें, यहाँ पे लिखा है गंदगी ना करें, साफ़ सफाई रखें आप आसपास। तो ये थे आपके आंसर। आप इन्हें उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें और एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार करते चलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।